भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है। बीते बुधवार की ही बात है। अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। ट्रंप ने बयान दिया कि हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की है। हमारे पास कुछ शानदार डील्स चल रही हैं। अब भारत के साथ भी एक डील होने वाली है। और जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो हमेशा बहुत बड़ा, हर चीज वेरी बिग, वेरी ब्यूटीफुल। अब ये बिग डील क्या है, एक बार पहले उनका बयान आप सुनें। We just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. अब जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने हाल ही में चाइना के साथ एक डील साइन की, वी आर नॉट गोइंग टू मेक डील्स विद एवरीबॉडी, वो ये भी कह रहे हैं कि सबके साथ हम डील नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक इशारा भी दे दिया कि वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया और कुछ बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है। ये बहुत बड़ी डील क्या है विजय जी? बहुत बड़ी, डोनाल्ड ट्रंप की बातें सब बहुत बड़ी ही होती हैं। क्या इसमें आप देख पा रहे हैं भारत के लिए? नहीं, मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए वाली जैसी बात है। वैसे भी भारत जो है यूएस के साथ सबसे बड़े ट्रेड डील्स में है। बायलैटरल डील्स के साथ साथ 131 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड चल रहा है हमारा। और डिफेंस का भी जो बड़ा काम है वो अमेरिका के साथ हो रहा है। तो जितनी डील हो रही है वो अमेरिका के फायदे में ही है, कोई नुकसान उनको उस तरह से नहीं हो रहा है। और यदि हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें तो भारत उसी में सबसे आगे है उनके लिए जी। मुझे लगता है कि उन्होंने जो पहले एक धमकी देने की कोशिश की थी, चाइना के साथ भी जो किया उन्होंने, टैरिफ लगाने के बाद उसको तुरंत उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो चाइना के बाद भारत ही ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जिसके साथ उनको एक बड़ी डील के साथ ही आगे आना पड़ेगा। और फिर वो समझते हैं कि ठीक है। इनकी जो ये शब्दावली है मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता। वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया, आपने क्लोज कब किया था जो आप ओपन वही कह रहे हैं, सबसे बड़ी डील पर चल ही रहे हैं। ट्रेड जो है सबसे ज्यादा चल रहा है और उसमें उनका माल हम खरीद रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग थोड़ा सा अपर हैंड पर हैं, ये समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कस्टमर इज किंग। तो जो डिफेंस डील है, बहल साहब ज्यादा इस पर बता सकते हैं कि भारत का उनके साथ बड़ा पूरा का पूरा ट्रेड जो है सबसे बड़ा चल रहा है। और 131 बिलियन डॉलर जो है बहुत बड़ा ट्रेड है जो 24-25 का है। तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और वैसे भी सर, बहल सर, यू कैन नॉट बुली 1.4 बिलियन पीपल। एब्सोल्युटली 140 करोड़ लोगों को बुली करने का। वो कहते हैं ओपन अप। ओपन अप किसको बोल रहे हैं? इंडिया को। मतलब तुम खुलो, मैं खुलूं ना खुलूं ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से ये ट्रेड डील रुकी हुई थी अभी तक, क्योंकि लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी है। उन्होंने तो 50% के करीब ड्यूटी लगा रखी है स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर। और हमारे को कहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, चाहे वो कॉर्न है, गेहूं है, सोया है, एथेनॉल है, इनको खोल दीजिए, फूड प्रोडक्ट्स को खोल दीजिए। अरे एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका खुद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 20 बिलियन डॉलर तो डायरेक्ट है, वो देता है सब्सिडी अपने फार्म सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को। ये बहुत बड़ी सब्सिडी देता है वो अपने। तो जब अगर वो सब्सिडी देने के बाद कोई चीज सस्ती हमको बेचेगा तो क्या उसका रेट सेम होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इस पे इमर्ज करता है। दूसरी चीज है कि एक अच्छी चीज बोली है ट्रंप ने, जो मैसेज दिया था, क्योंकि कल अमेरिका की स्टॉक मार्केट बहुत काफी तेजी से ऊपर गई थी। वो इस वजह से थी कि 9 जुलाई का जो डेट था पहले कि उस दिन तक होनी चाहिए डील, उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने ये हिंट दी है कि शायद उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम यहां है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा पिछले साल 45 बिलियन डॉलर का ही सिर्फ ट्रेड सरप्लस था, नॉट 100 बिलियन डॉलर जैसे ट्रंप बोल रहे थे पहले, और उसको पूरा करने के लिए हमने एक्शन ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। अगर आप देखिए ऑयल का इंपोर्ट 4 लाख
39,000 बैरल्स पर डे हमने नियरली डबल कर दिया है इंपोर्ट फ्रॉम यूएस क्रूड ऑयल का। पहले 2,80,000 था, मई के अंदर, जून के अंदर हमने बढ़ा के उसको 4,39,000 बैरल्स पर डे कर दिया। दूसरी चीज, हम बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट, आज वो हमारा 3rd या 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, हमारा एक्सपोर्टर है हमको आर्म्स का। 13% आर्म्स हमारे जो है आज आ रहे हैं यूएस के अंदर से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा कि हमारी काफी सारी जो रूरल पॉपुलेशन है, मे बी 50 से भी ऊपर ही होगा प्रतिशत, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो डिपेंड करती है लोकल डेयरी के ऊपर। हम उस तरीके से नहीं खोल सकते अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जिस तरीके से वो चाहता है। और ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स की बात करता है, वो ऑटोमोबाइल्स को बेचने की, हमने तो उनका मोटरसाइकिल के लिए तो खोल दिया था, लेकिन ऑटोमोबाइल पार्ट्स की जो बात करता है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो उस पर डिपेंड करती है। हमको मीडियम इंडस्ट्री को और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फार्मर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ी रेसिप्रोसिटी अमेरिका को करनी पड़ेगी। मैं इसे ऐसे कह सकती हूं समीर जी कि लौट के ट्रंप भारत को आए। निश्चित रूप से, और ट्रम्प इस बात को जानते हैं और दुनिया जानती है कि भाई भारत को नजरअंदाज करके आप कहीं ट्रेड नहीं कर सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा उनके हिसाब से भी मार्केट है। और देखिए चीन के साथ भी आपने क्या काम किया, आपने चीन पे 125% का टैरिफ लगा दिया, बाद में आपको घुटने टेकने पड़े ना। जब चीन ने रेयर अर्थ देने से मना कर दिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जब स्टॉक मतलब बनने की स्थिति बंद होने की आई, तो आपको फिर चीन के छात्रों को अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने की परमिशन देना पड़ी, आपको तमाम तरह के समझौते करने पड़े। और फिर कल आप घोषणा कर रहे हो कि चीन के साथ हमने समझौता कर लिया है। भारत के साथ भी आपको ट्रेड डील करना पड़ रही है, लेकिन ये तय है कि जब मोदी जी के साथ आप ट्रेड डील करने जा रहे हो तो उसमें अपर हैंड अमेरिका का नहीं होगा, बराबर का होगा या भारत का होगा। प्रधानमंत्री मोदी डील करेंगे, लेकिन वो डील ऐसी होगी जो भारत के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगी। 2047 का जो विकसित भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी का है, उसके लिए वो बहुत बेहतर होगी। रक्षा के क्षेत्र के अंदर होगा, मुझे लग रहा है एआई के क्षेत्र में होगा, आईटी के सेक्टर्स में होगा, और भारत के लिए मुझे लगता है ये डील बहुत बेहतर होगी जो 9 जुलाई को होने वाली है। तो ट्रम्प तो कहने के उस्ताद है कि मतलब कह रहे कि बहुत बड़े कुछ करने जा रहा हूं, फिर वो कब कहां जाके बदल जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ देखिए ना, पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो माइनिंग का उन्होंने डील कर लिया। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री के बेटे हैं वो दुबई में बैठ के सलमान इस बिजनेस को पूरा डील कर रहे हैं जी। आसिफ मुनीर जो सेना प्रमुख है वो इस पूरे डील के अंदर शामिल है। तो ट्रम्प तो बेसिकली राष्ट्रपति कम बिजनेसमैन ज्यादा, जो ट्रम्प के जो पूरा परिवार है, जो दामाद है, बेटे हैं, जो बड़ा एम्पायर है ट्रम्प का, उसको वो पूरी दुनिया में अपने कार्यकाल में फैलाना चाहते हैं। और उसी के आधार पर मुझे लग रहा है कि वो जो सत्ता पे बैठे हैं उसके आधार पर अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका सपना था, वो फिलहाल उनका मुझे फैमिली को ग्रेट अगेन करना है, फाइनेंशियली मजबूत करना है, उसमें ज्यादा ध्यान है। भारत के साथ जब वो डील करेंगे तो चीन के समान डील नहीं होगी, इसमें भारत का एंड ऊपर होगा और निश्चित रूप से भारत के लिए फायदे वाली डील होगी जी। एक और खबर, पाकिस्तान की धूर्तता एक बार फिर एक्सपोज हुई है। नवी मुंबई पोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरआई ने दुबई और यूएई के रास्ते से भारत आए 39 पाकिस्तानी कंटेनर्स को जब्त किया है। इनकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है, खासतौर पर जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सभी ट्रेड रिलेशनशिप बंद हो चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये डीआरआई का बड़ा ऑपरेशन है। पाकिस्तान इस मॉडस ऑपरेंडी से भारत में कुछ भी भेज सकता है। डीआरआई की टीम जेएनपीटी पोर्ट पर दुबई और यूएई से आए हुए बाकी कंटेनर्स की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इन कंटेनर्स को सीधे भारत ना भेजते हुए दुबई और यूएई के जरिए रूट किया था, ताकि मूल देश यानी कि पाकिस्तान की पहचान छिपाई जा सके। लेकिन डीआरआई को जैसे ही पुख्ता इनपुट मिले कि मुंबई पोर्ट पर पाकिस्तान का भी माल आया है, ऐसे भी तत्काल छापेमारी की गई और संदिग्ध कंटेनर्स को जब्त किया गया। अब वाया पाकिस्तान तो चीजें बंद है हर्षवर्धन जी, तो वाया दुबई लेकर आना चाहते हैं, वो ट्रेड करना चाहते हैं। आतंकवाद बंद करें, ट्रेड के दरवाजे भी खुलेंगे। ये छुप छुप के जालसाजी और साजिशें नहीं चलेंगी भारत के साथ। देखिए, पाकिस्तान को यही समझ लेना चाहिए कि जिस चीन के भरोसे वो सब कुछ करते हैं, चीन भारत के भरोसे टिका हुआ है। और हम लोग अभी अमेरिका की बात कर रहे थे तो उसकी चर्चा बड़ी कम होती है, क्योंकि जिस मामले में हम जिसको कहें कि थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष पे रहते हैं, वही एक वर्ग है जो उसकी चर्चा करता है। हम अगर चाइना के साथ $100 बिलियन के डेफिसिट में हैं, तो हम अमेरिका के साथ $40+ बिलियन के सरप्लस में हैं। यानी हमारी ये ताकत है दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के साथ। पाकिस्तान की कोई भूमिका कहीं है ही नहीं।
वो पूरी तरह से अलग अलग जगह से जो राहत पैकेज मिलता है या जो कहीं से कुछ कृपा बरस गई तो उसका जो हिस्सा आता है, क्योंकि होम ग्रोन इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के भरोसे है, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक देश कभी खुश हो जाता है तो कर देता है। ये पूरा का पूरा जो उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पूरा का पूरा चीन की कृपा पर है। उनके जो पोर्ट्स हैं, उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, और अब तो ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे है चाइना के। अब उस अवस्था में चीन उसको जब कुछ नहीं सोचता है तो इस तरह के हथकंडे अपनाता है। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी ऐसा माल जो कहीं से भी पाकिस्तान से चल के किसी रूट से आ रहा है उसको पकड़े। हमारी एजेंसियां वो आसानी से करने में कामयाब है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक खतरा तो बड़ा होता है। यूएई से भेजे गए थे सर ये कंटेनर्स और इन्हें सीज कर लिया गया। अब डीआरआई केवल इन कंटेनर्स की नहीं बल्कि बाकी कंटेनर्स की भी जांच कर रही है और कुछ भी संदिग्ध पाया जाएगा साजिशें तो बेनकाब होगी। ये तत्परता है भारत की इंटेलिजेंस टीम की भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत ही अच्छी चीज आपने हाईलाइट की है। अभी डायरेक्ट ट्रेड तो हमारा बंद हो गया है जब से पहलगांव का अटैक हुआ था, उसके बाद से भारत ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। तो कहीं ना कहीं ये इनको मिल रहा है मौका यूएई से, दुबई से और सिंगापुर दूसरी साइड। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह मिडिल ईस्ट पास में है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है तो वहां से कर सकते हैं। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है कि वो हमको कुछ बेचना चाहते हैं या हमसे कुछ खरीदना चाहते हैं। मेरी चिंता ये है कि इसकी आड़ में वो कहीं आर्म्स, एमिनेशन, ड्रग्स या ऐसी चीजें ना भेजे, ऐसा कॉन्ट्राबैंड ना भेजे जो भारत के लिए एक सिक्योरिटी की थ्रेट बन जाए। और ऐसा हुआ भी है, पहले भी हुआ है कि जब भी कोई ऐसे कंटेनर पकड़े गए जो पाकिस्तान से आते हैं, एक बार पहले मुझे याद आ रहा है उस समय भी उसके अंदर से कॉन्ट्राबैंड गुड्स मिले थे। तो ये वाली थ्रेट मुझे ज्यादा दिखती है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान जो भेजता है वो किसको भेज रहा है? क्या वो पाकिस्तान हमारे को भेज रहा है या फिर हमारे थ्रू कहीं और जा रहा है या फिर हमारे अंदर किसके पास जा रहा है? इसकी जानकारी करना कौन बहुत देशद्रोही है वहां तक ये पहुंच रहा है। विजय जी आप इसमें कुछ ऐड मैं करेंगे? इसको बिल्कुल सुरक्षा के मद्देनजर है ना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। ये जो ट्रेड वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है और उनको ट्रेड नहीं मिल रहा, डायरेक्ट ट्रेड अभी कम से कम ये पहलगाम की घटना के बाद तो हो ही गया है। लेकिन उसके रास्ते से कुछ खतरनाक चीज़ें, कुछ और हथियार ही नहीं, हथियार तो खैर पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन ड्रग्स जैसा मसला भी जो होता है वो यदि यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ पहुँच रहा है वो तो एक है ही, लेकिन यहाँ से कहाँ पहुँच रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारी सुरक्षा एजेंसी डीआरआई ने वहाँ पर तो पकड़ लिया, लेकिन वो कहाँ से उससे कहाँ तक पहुँच रहा है उसको पकड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर नज़र रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से इस चीज़ की चर्चा करूँगी। ये जो स्लीपर सेल है ना देश में, उसको ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है। इसमें दूसरा पहलू भी है कि इसके अंदर जो इम्पोर्टर्स, बड़े इम्पोर्टर हाउसेस है वो इन्वॉल्व भी रहते हैं। कई बार व्यापारी को लगता है कि भाई सस्ते में माल मिल रहा है, मुझे आर्थिक हित हो जाएगा, तो वो दूसरे रूट इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान से नहीं मंगा सकते तो हम दुबई भेज देते हैं, हम किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में भेजते हैं, वहाँ से घुमा के मटेरियल मंगा लेते हैं, बिलिंग वहाँ की होती है, माल उतरता है, फिर इंडिया में माल बेचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्टर हाउस है उनको भी ये देखना चाहिए कि भाई जिस देश के साथ आतंकवादी का रिश्ता रहा है, जो देश पे हमला करता है, उनके साथ किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। और ये रिस्क तो हमेशा बनी रहेगी। और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ भी है। चाइना भी जब इंडिया के अंदर मटेरियल भेजता है तो वो तमाम रास्तों से भेजता है कि नेपाल भेजता है, नेपाल के थ्रू बाय रूट कई बार मटेरियल रूट करता है। तो ये डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ड्यूटी कि भाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना और ऐसे देश जो तमाम रास्तों से घूम फिर कर भारत के अंदर इस तरीके से मटेरियल भेज सकते हैं, चाहे फिर वो हथियार हो, चाहे फिर वो ड्रग्स हो, चाहे वो फेक करेंसी हो, चाहे और कोई मेडिसिन हो, जो ऐसी मेडिसिन हो जो बाहर यूज नहीं होती, इंडिया में यूज होती हो। तो मुझे लग रहा है कि इस उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि अब समुद्र मार्ग से इस तरीके से ज्यादा आता है। कई बार एयरपोर्ट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि बड़े कंटेनर तो शिपिंग बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, तो वहां से इसकी संभावना ज्यादा बनी रहती है। अच्छा, एक खबर आ रही है, ये क्राइम से जुड़ी हुई है। यहाँ खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने मलिहाबाद इलाके के एक घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी सलाउद्दीन के घर से 32 बोर की 3 पिस्टल, 3 देसी तमंचे, 1 राइफल, 7 एयरगन और 86 जिंदा कारतूस के साथ ही 2 छुरी, 1 आरी और हिरन की खाल भी बरामद की है। पुलिस और एसटीएफ को जॉइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में आर्म्स मिलना, इतनी बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन मिलना,
ये वाकई चिंता पैदा करने वाला है। शहर के अंदर ये सब हो रहा है। आप पहले बयान सुने और उसके बाद फिर इस पर छोटी सी चर्चा। जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियाँ प्रचलित हैं। घटनाक्रम के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई हुई है। अभी हम ये कह रहे थे कि देश के बाहर से भारत को जो खतरा पैदा हो रहा है, यहाँ देश के अंदर ही अगर शहर में इतनी भारी मात्रा में पिस्टल कारतूस बरामद होगा तो वाकई में ये चिंता की बात। अच्छी बात यह है कि जॉइंट ऑपरेशन में ये सब कुछ बरामद कर लिया गया, लेकिन ये कहीं से तो आ रहा था और कहीं को तो जा रहा था। विजय जी, हम देश के बाहर से आ रहे खतरे की बात करें तो देश के अंदर भी मोहल्लों में खतरा बैठा हुआ है। अभी मैंने उसी का जिक्र आपको किया था, इसी बात। हालांकि मलिहाबाद में तो अभी आमों का मौसम है। मैं वही सोच रही थी, मलिहाबाद के तो आम फेमस पूरे है, देश भर में चल रहे हैं। अब ये आम के बजाय कुछ खास चीजें वहां से निकल कर आ रही हैं, और इसीलिए अभी जो कंटेनर्स की बात हो रही थी तब भी मैंने उसी बात का जिक्र किया था कि वो कहाँ जा रहा है ना, इस पर नजर रखने की जरूरत है। मतलब मैं इसको इससे कनेक्ट नहीं कर रहा कि ये वहां से आया नहीं आया, लेकिन इन चीजों पर खतरा ज्यादा होता है और उससे निपटना ज्यादा मुश्किल काम होता है, समझे। जिसको आप प्रॉक्सी वॉर पर जाते हैं तो वो प्रॉक्सी वॉर कहीं से कहीं पहुंचती है और उसके लिए उसको पहचानना मुश्किल काम होता है। यहाँ पर ये जो हथियार मिले हैं वो किस काम में आ रहे थे, किस काम में नहीं आ रहे। हिरण की खाल वहाँ पर मिली है, तो क्या वो शिकार के काम में अवैध हथियारों के तौर पे काम में ले रहे हैं, या कई बार कम्युनल टेंशन के लिए भी काम में ले रहे हैं। जहाँ से सब कुछ बरामद किया गया है वो हकीम का पेशा है। और हकीम के पेशे में असलह की क्या जरूरत है, वहाँ तो दवाइयों की जरूरत होती है। नहीं, मेरा अभी कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता के नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई में आई थी। वो डॉक्टर थे कहने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भी थे और नकली नोट बनाने की फैक्ट्री निकल के आई थी। तो ये तो इस तरह के लोग है ना, जो जिस तरीके से मतलब जो इस तरह के जो कंटेनर्स आते हैं, कभी हथियार आ गए, कभी नकली नोट आ गए, कभी उसको बनाने की टेक्निक सीख ली उन्होंने। और देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना, देश के अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, देश के अंदर लड़ाई फसाद, जब दंगा होता है तो यही हथियार इस्तेमाल होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़्यादा सफाई कर दी है। तो अब बड़े जो माफिया थे जो इंपोर्ट करते थे हथियारों को और बांटते थे और फिर सांप्रदायिक तनाव फैलाकर अपनी राजनीति को चमकाते थे, अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाते थे, जमीनों पे कब्जा करते थे। योगी आदित्यनाथ ने उसको पूरा उत्तर प्रदेश से लगभग साफ कर दिया है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी साफ हो जाएंगे आने वाले समय में। देखिए, गन फैक्ट्रीज जो पहले रन कर रही थी, चाहे वो यूपी का एरिया है या इसके नॉर्थ में भी एरियाज के अंदर जो गन फैक्ट्रीज रन कर रही थी, जिसकी वजह से आपको ये कट्टे मिलते हैं और दूसरे मिलते हैं जो वेपन सिस्टम, जो .32 बोर की बात कर रहे थे, ये ना केवल वसूली के लिए है, ये भय और खौफ प्रकट करने के लिए भी है, ये लोगों को डराने के लिए भी है। और ये जो गुंडागर्दी की एलिमेंट्स हैं ये अब धीरे धीरे कम हो गई हैं। ये जो गन फैक्ट्रीज थी काफी हद तक अंकुश पड़ गया इनके ऊपर। अभी ये जो बचा खुचा माल है, मुझे लगता है कि वो पकड़ा जा रहा है। बचा कुचा वाला है या अभी बहुत कुछ है, बस बचा कुचा दिख रहा है? हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ी कार्रवाई है और बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लखनऊ में, मलिहाबाद में इस तरह से अगर कोई अपने घर में या अपनी कोई जगह बना रखी है और वहाँ इस तरह से असलहे रख रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये इतने असलहे तो मिले हैं, ट्रांजिशन पीरियड में ये पकड़े गए हैं, यानी आते और जाते के दौरान ये पकड़े गए। कहाँ ये असलहे बन रहे हैं, कहाँ से इनके लिए जो सामग्री होती है उसकी आपूर्ति हो रही है और किन लोगों को दिया जा रहा है। क्योंकि ये सच है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो उन्होंने अभी अखिलेश यादव के ऊपर तंज करते कहा था कि एक जिला एक अपराधी था, वो तो उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन हाल के दिनों में हमने कई बार देखा है कि छोटी छोटी बातों पर कहीं गोली चल जा रही, कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं कुछ कुछ जगहों पर गैंगवार की भी घटनाएं दिखी हैं। वो ऐसी ही फैक्ट्रियों के जरिए उनको हथियार पहुंचाया जाता है। और पहले तो ये बहुत आम था, अभी नो डाउट कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन ये यहां पर मिला है,
दूसरी किसी जगह पर ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे मामलों में विशेष करके जो LIU का नेटवर्क है वो कितना काम कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या, जब बड़ी घटनाएं होने लगती है तो हम छोटे वालों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो लोकल इंटेलिजेंस होती है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब बड़े अपराधी गायब होते हैं तो छिटपुट घटनाएं करने वाले लोग बढ़ रहे होते हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं और उनके हथियार जा रहे हैं तो ये भी एक चिंता की बात है। अच्छी बात है कि इनको पकड़ा जा चुका है। अब पॉलिटिकल लड़ाई में भी तो विजय जी इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, छोटे छोटे जो दंगे जिसका अभी जिक्र भी किया गया उसमें बहुत काम में आता है, और पॉलिटिकल वॉर के लिए भी ये काम में आता है। और अभी जिस तरह के वो आप चर्चा कर रहे थे, कुछ रेजिमेंट वगैरह बनी हुई थी, वो सब भी, मतलब उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग इन सब चीज़ों का, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और वो डर के लिए, टेरर के लिए, और जो छोटे लेवल पर गुंडागर्दी है उसके लिए उसका इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है। पहले तो ये बहुत वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा इलाका था जिसमें ये सब का काम पहले वो बूथ कैप्चरिंग के लिए भी, पहले बूथ कैप्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल होते थे। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, आप ये बताएं, ये सलाउद्दीन है कौन? ये हाकिम क्या चीज है और इतना असलहा लेकर अपने घर में कर क्या रहे थे? देखिए मीनाक्षी, यही सवाल है जो लखनऊ पुलिस भी जानना चाहती है। जिस शख्स की उम्र 68 साल है, जो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता है, पत्नी शिक्षिका के तौर पर पढ़ाने जाती हैं, एक बेटी की शादी पोलैंड में हुई है, दूसरी बेटी जो घर पर मौजूद थी छापेमारी के वक्त वो नॉर्वे में पढ़ाई कर रही है, और हकीम का काम करता था सलाउद्दीन उर्फ लाला। और ऐसे में उसके ऊपर कोई भी पुराना प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई केस नहीं है। मोहल्ले का कोई भी आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पे इतनी बड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री मिल सकती है, जहां सैकड़ों की तादाद में कारतूस बरामद होते हैं, पिस्टल बरामद होती है, 315 बोर की राइफल बरामद होती है, एक हिरण की खाल बरामद होती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन हथियारों को अगर सलाउद्दीन बना रहा था तो जाहिर बात है वो अपने लिए तो बना नहीं रहा था, वो सप्लाई किनको कर रहा था, वो चेन क्या है, वो आपराधिक गिरोह है या फिर कोई अपराधी है, किस किस नेटवर्क से किस किस तरीके से काम कर रहा था, और सप्लाई ये उत्तर प्रदेश में ही कर रहा था, लखनऊ में कर रहा था या पैन इंडिया कर रहा था। ये वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब लखनऊ पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब से पुलिस को ये जानकारी मिली है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक घर में इस तरीके का गोरख धंधा किया जा रहा है, पुलिस के अफसरों की नींद भी उड़ी हुई है। और इसी वजह से यूपी एसटीएफ के साथ साथ यूपी एटीएस नहीं, ये तो वाकई में आप बड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी और साझा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं किसी दूर दराज इलाके में, किसी गांव में, किसी देहात में छुपकर ये काम हो रहा है, थाने से इतनी कम दूरी और वहां पर ये पुलिस के नाक के नीचे होने जैसा है। विशाल, बिल्कुल मीनाक्षी, इसीलिए हमने इस बात का जिक्र भी किया और अपनी रिपोर्ट में उसको शामिल भी किया कि पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर मेन मार्केट का मलिहाबाद इलाका है। जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि मलिहाबाद लखनऊ कमिश्नरेट का हिस्सा है, जो कि अपने आम की पैदावार की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया भर में। और ऐसे में अगर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके का गोरख धंधा चलता है तो सवाल तो पुलिस के ऊपर भी उठते हैं कि आखिर 200 मीटर की दूरी पर अगर इतनी बड़ी तादाद में अवैध हथियार की फैक्ट्री पे काम चल रहा था, एक 68 साल का व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ घर पे रहता है, वो इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, तो अपने आप पे सवाल उठता है कि किस तरीके से पुलिस को इसकी जानकारी पहले नहीं लगती है। और इसी वजह से अब जब छापेमारी चल रही है, यूपी एसटीएफ इन्वॉल्व है, यूपी एटीएस इन्वॉल्व है, तो इस पूरे मामले की कुंडली को खंगाला जा रहा है ताकि सलाउद्दीन उर्फ लाला के बारे में सभी जानकारी जुटाई जा सके और ये पता किया जा सके कि सलाउद्दीन ये काम अगर कर रहा था तो किसके कहने पर कर रहा था और किसके लिए कर रहा था। इसी वजह से यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और यूपी की लोकल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। देखिए, बधाई की बात तो है कि बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन सवाल भी है कि 200 मीटर की दूरी पर ऐसा काम चल रहा था और अब जाके पता चला है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विशाल। और कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। हर्षवर्धन जी, विजय जी, एस बहल जी और साथ ही सुबीर चौगांवकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।